नमो नमः साथियों। मैं ऋतुराज शर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृता से छात्रा में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है AIHC में एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, और उसमें भी हमारा आज का टॉपिक है जो सेंटर है, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है। और सेंटर्स ऑफ एजुकेशन अगर मेनली बात किया जाए तो आते हैं नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और काशी। ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं हूँ ऋतुराज शर्मा, या यूँ कहिए अभिषेक शर्मा। ठीक है, मेरा दो नाम है। आज से हम एक प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है। इसमें मैंने सोचा कि जब पढ़ा ही रहे हैं तो क्यों ना एंशिएंट एजुकेशन से ही शुरू किया जाए, क्योंकि हम भी पढ़ा ही रहे हैं और उस समय भी एजुकेशन जो है कि एंशिएंट में एजुकेशन एक रिलेटेबल सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, रिलेटेबल टॉपिक हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया इसी टॉपिक से शुरुआत किया जाए। तो अब इसमें जो है मैंने एक टॉपिक लाया है आप सबके लिए जानबूझ करके कि भैया उसी टॉपिक को पढ़ाते हैं। वो टॉपिक है सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, लाइक तक्षशिला, काशी, नालंदा, विक्रमशिला। ठीक है, वल्लभी, ये सब भी हैं, लेकिन मेनली हम लोग ये 4 पढ़ेंगे जो मैंने अभी शुरुआत में कहा। ठीक है। ये अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि देखिए, अब जैसे देखिए पूरे YouTube पे आप देखेंगे तो लोग प्राचीन भारत में गुरुकुल सिस्टम या फिर एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन उसमें वो लोग, कई लोगों को ये पता नहीं है कि भाई गुरुकुल होते क्या हैं या एजुकेशन होते क्या थे, सिस्टम्स क्या थे। ठीक है। इंस्टीट्यूशंस अगर नालंदा की बात किया जाए तो सभी लोग, बहुत लोग ऐसे डींगे मारते हाँकते नजर आएंगे कि भाई नालंदा उस समय बहुत बढ़िया था। ठीक है। और आज के एजुकेशन से तो बहुत बढ़िया था। निसंदेह नालंदा और अन्य इंस्टीट्यूशंस बढ़िया थे, निसंदेह, लेकिन फिर भी हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं थी। ठीक है। बिना जाने तो हम लोग सब कुछ जान नहीं पाएंगे। हम कह देंगे केवल बढ़िया है तो भाई इससे तो काम चलेगा नहीं हमारा, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और ये भी है कि हम लोग हिस्ट्री के छात्र हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के छात्र हैं, तो उसको जानना और सोर्सेज के साथ जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। केवल यही कहने से कि नालंदा और तक्षशिला या फिर विक्रमशिला या काशी या फिर वल्लभी या अन्य जो उसके बाद की इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया थी उस समय की, या फिर एजुकेशन सिस्टम उस समय का बहुत बढ़िया था, या गुरुकुल सिस्टम उस समय का बहुत बढ़िया था, तो इससे तो हमारा काम चलने वाला नहीं है, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। हमारा टॉपिक जो है आज है, मैं टॉपिक लिख देता हूं, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है। और इसमें भी हमारा जो 4 मुख्य इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस, वो हैं तक्षशिला, ठीक है, ये AIST, ठीक है, इस IAST ट्रांसलिट्रेशन में लिखा हुआ है। ठीक है। यदि आपको नहीं पता IAST ट्रांसलिट्रेशन होता क्या है, तो मेरे ही चैनल, इसी संस्कृत से छात्र चैनल पर ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसे और ओवरव्यू ले सकते हैं। बाकी तक्षशिला, काशी, ठीक है, उसके अलावा था नालंदा, इसके अतिरिक्त एक और पढ़ने वाले हैं हम लोग ना, विक्रमशिला। अब एक और चीज,
अब एक और चीज़ देखिए, इस लेक्चर में निसंदेह अगर हम सब कुछ पढ़ें, इन चारों सेंटर्स को पढ़ें, तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि एक एक करके मैं सभी एजुकेशन सिस्टम्स को, एजुकेशन सेंटर्स को बताऊं। और क्योंकि एक एजुकेशन सेंटर में तरह तरह के टॉपिक्स हैं ना, जैसे कि यदि हम तक्षशिला के बारे में पढ़ें तो तक्षशिला में यदि किसी यूनिवर्सिटी को आप लेते हैं तो उसमें आप एक तो लेते हैं तो उसका शासन व्यवस्था कैसे चल रहा है, मतलब उसकी व्यवस्था, व्यय वगैरह कैसे हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं, उस एजुकेशन या फिर उस यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से लोग एंट्रेंस दे करके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, एंट्रेंस लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, किस प्रकार के टीचर्स उसमें पढ़ा रहे हैं, उसकी व्यवस्था क्या है, ठीक है, जैसे कि क्या वो किसी टेम्पल नुमा संरचना में है या किसी मॉडर्न लाइक स्ट्रक्चर में है, उसमें तरीका क्या है पढ़ाने का, ठीक है, ये भी है। या फिर आप देखेंगे तो उस इंस्टीट्यूशन में किस प्रकार से, मतलब किन किन चीज़ों की पढ़ाई हो रही है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। तो अन्य अन्य टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं एक टॉपिक पे, जैसे एक यूनिवर्सिटी पे। तो इसलिए यदि हम सबको लेके चलें तो हमें वही बहुत समय लग जाएगा, घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये विचार किया कि क्यों ना एक एक करके 4 लेक्चर्स बना दिए जाएं, छोटे छोटे, ताकि आपको भी देखने में आसानी रहे और सब कुछ एक दूसरे में मेल ना हो जाए, एक दूसरे में आप भी पढ़ते पढ़ते एक दूसरे को मिलाने लग जाएंगे तो मिला ना पाए, ठीक है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। तो चलिए पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया की, ठीक है, तो उसमें तो भाई बहुत सारे आते हैं। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया अगर देखा जाए तो जहाँ तक हमारी हिस्ट्री जाती है, जहाँ तक हमारी हिस्ट्री, भारत में हिस्ट्री जहाँ तक जाती है, उसमें कुछ ना कुछ एजुकेशन है, ठीक है, चाहे वो कृषि को लेकर के हो, चाहे वो शिकार को लेकर के हो, चाहे वो धर्म को लेकर के हो, ठीक है, या फिर राज्य व्यवस्था को लेकर के हो, या पॉलिटिक्स को लेकर के हो, या अर्थशास्त्र को लेकर के हो, ठीक है, धीरे धीरे और आगे आएंगे तो शासन व्यवस्था को लेकर के हो, या फिर भूमि को लेकर के हो, सिंचाई को लेकर के हो, ठीक है, या व्यापार को लेकर के हो, ठीक है, वस्तुओं के तौलने इत्यादि का को लेकर के हो, ठीक है, या फिर हाथियों को वश में रखने के लिए, हाथियों को सही से रखने के लिए, उनके व्यवस्था के लिए, या घोड़ों को ठीक से रखने के लिए, या तीरंदाजी हो गया, गदा भाला, ये सब कैसे चलाया जाता है, युद्ध क्षेत्र में कौशलता हो गई, या जो बर्तन बनाए जाते थे उस समय, तो बर्तनों के लिए हो सकता है, ठीक है, मुद्राओं के लिए हो सकता है, लेखन कला हो सकती है, ठीक है, आर्ट्स भी हो सकते हैं, कलाकारी, चित्रकारी, ठीक है, ये हो सकते हैं, या फिर आप देखें तो नृत्य, संगीत इत्यादि भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम देखते हैं तो प्राचीन काल से ही एजुकेशन का बड़ा महत्व रहा है, शिक्षा का प्राचीन काल से ही बहुत महत्व रहा है। हर व्यक्ति चाहता है, हर एक पीढ़ी चाहती है कि उसके पास जो भी ज्ञान अर्जन आया है, जो भी ज्ञान आया है, वो उसकी अगली पीढ़ी को वो प्रदान करे, ठीक है, ताकि उसे अगली पीढ़ी आई है उसे सुलभ हो, ताकि वो जीवन यापन अच्छे से व्यतीत करे, जीवन यापन अच्छे से करे, जीविकोपार्जन चलाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हर एक पीढ़ी ऐसा करते आई है, ये मनुष्यों का स्वाभाविक गुण है। ठीक इसी तरह से जब हम पाषाण काल में देखते हैं तो पाषाण काल के मनुष्यों ने क्या किया, उनके पास जो भी स्किल थी, चाहे वो औजार बनाने से लेकर के हो या शिकार करने से लेकर के हो, वो सभी उन्होंने सिखाया अपने आने वाले पीढ़ियों को, ठीक है। धीरे धीरे आप आगे आएंगे तो अगर वैदिक युग की बात किया जाए तो उस समय भी क्या था कि वैदिक युग का, या फिर अगर आप रामायण महाभारत इन सब को लेंगे तो रामायण में आप देखते ही हैं कि जब श्री राम
जाते हैं अध्ययन करने गुरु वशिष्ठ के साथ, तो उनको वेद की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, उनको वेद पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वेद जो है वो हमारा एक अल्टीमेट नॉलेज, या फिर यूं कहिए कि एक नॉलेज का वो खाद्यान्न है जिसको सभी को देना आवश्यक है। ठीक है, जिसको आप जान जाएंगे तो हाँ, जितनी भी गुत्थियां हैं वो धीरे धीरे सुलझने लग जाएंगी। अब ये अलग बात है कि बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, बहुत लोग जान गए हैं। ठीक है, और कई लोग प्रयास कर रहे हैं, कई उसमें जो भी श्लोक हैं उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो उसको रिलेट करके देखा जाता है। तो इस प्रकार से वैदिक युग में देखा जाए तो वैदिक युग में भी वेदों को सुनाने की, मतलब जैसे शिष्य गुरु शिष्य परंपरा जो थी, तो उसमें गुरु शिष्यों को एक बार वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें सुना देता था। तो जो शिष्य थे वो उस मंत्र को सुनते थे, उसको गुरु के साथ दोहराते थे, और फिर 2-3 बार में ही शिष्य उसे कंठस्थ कर लेते थे। तो इस प्रकार से श्रौत परंपरा चलती थी उस समय। ठीक है, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है, वेदों को श्रुति भी कहा गया है। तो उस समय श्रुति जो है वो श्रवण करके और उसे याद रखने की परंपरा थी। धीरे धीरे आते आते जब उत्तर वैदिक काल में हम आए तो जो ये श्रौत परंपरा थी वो अन्य जैसे कि विभाजन होने लगे। ठीक है, अन्य इसकी व्याख्याएं होने लगी इन श्लोकों की। तो ऐसा व्यक्तियों ने सोचा, ऐसा विद्वानों ने सोचा कि क्यों न लेखन कला पर भी विस्तार किया जाए। हालांकि उतना महत्व नहीं था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे इन ग्रंथों का लेखन प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, जैसा कि हम जातक कथाओं को भी देख सकते हैं। ठीक है, या वेदों को, रामायण को, या फिर आप ब्राह्मण को देख सकते हैं, उपनिषद को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे लिखे जाने लगे। और इनका कार्य किसने किया? तो ब्राह्मणों ने किया। ठीक है, ब्राह्मणों ने क्यों किया भाई? क्योंकि उस समय जो हिंदू धर्म था, ठीक है, हिंदू धर्म और फिलॉसफी वो थी तो ठीक है, लेकिन इसका जैसे कि हमारे प्राचीन भारत में अगर देखा जाए हिंदू धर्म के संदर्भ में, तो उस समय जितने भी मनुष्य थे या जातियां थीं वो सब कितने में विभक्त थे? तो वर्ण कहलाते थे ना, वर्ण। तो 4 वर्णों में विभक्त थी। इन 4 वर्णों में कौन कौन आते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक है, तो ये इन चारों में आते थे। इनका कार्य इनके वर्ण के हिसाब से तय था कि हाँ, ये मनुष्य यदि शूद्र है तो ये कार्य करेगा, ब्राह्मण है तो ये कार्य करेगा, वैश्य है तो ये कार्य करेगा, और क्षत्रिय है तो ये कार्य करेगा। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनका कार्य क्या था, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, यदि हम इसको वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था को देखें तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बहुत ही अच्छे से बताया भी गया है इस बारे में। तो जब हम आते हैं तो देखते हैं कि लेखन प्रारंभ हो गया था और जातक कथाएं लिखी जाने लगी थीं। उस समय क्या हुआ कि धीरे धीरे उस समय हम लोग को पाणिनि जी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर संस्कृत व्याकरण की रचना होते हुए मिल जाएगी हमें। उसके अतिरिक्त आपको कई तरह के संस्कृत के विद्वान देखने को मिल जाएंगे। तो अराउंड 800 BC के आसपास, 700 BC के आसपास आपको ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि धीरे धीरे लेखन प्रारंभ हो चुका था। जो हमारा ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, हिंदू ग्रंथ है, या वाङ्मय है, या साहित्य है, वो सब लिखा जाने लगा था। ठीक है, जब हम आते हैं और बाद में तो देखते हैं कि तक्षशिला के बारे में सुनते हैं। जब हम जातकों की, ठीक है,
या फिर रामायण की या महाभारत की, इन सब की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि तक्षशिला का नाम आने लगता है। ठीक है, तक्षशिला को ऐसे भी कहीं कहीं लिखा जाता है। ठीक है, तक्षशिला, तो तक्षशिला का नाम आने लगता है। हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, तो तक्षशिला आती है, नाम उसका आता है। धीरे धीरे जब हम आते हैं तो काशी का भी नाम आता है, क्योंकि भाई काशी बहुत पुरानी सभ्यता को लेके संजोए हुए है। ठीक है, वो उसको वहन करते आ रही है। भारत में आप देखेंगे कि जितना भी रिलीजियन जो है कि इस समय भी रिलीजियन या फिलॉसफी है, वो अगर आज देखें तो काशी जो है संस्कृत का एक बहुत ही राजधानी कह सकते हैं, संस्कृत की राजधानी है ये। यहाँ पे संस्कृत सबसे अधिक मात्रा में पढ़ाया जाता है। ठीक है, पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। साथ में ये रिलीजियस एक तीर्थ के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध भी है। देखेंगे तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी है। ठीक है, गंगा जी के किनारे बसा हुआ ये काशी है। घाटें इसकी आप देखेंगे तो यहाँ पे अन्य और भी तीर्थ हैं, आपको मिल जाएंगे। फिर उसके अलावा आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें, मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में, तो यहाँ पे देखेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद विद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय है। उसके अलावा काशी जो है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी है। इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो ये भी है। यहाँ पे आज के टाइम में देखें तो काशी का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे वो तीर्थ के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे अन्य चीज़ों को लेकर के हो। और इस प्रकार से काशी में इकोनॉमिक एक देखा जाए तो बहुत ही सुदृढ़ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो हर समय आपको भीड़ दिखी जाएगी। अब भीड़ ऐसे अनेरे तो लग नहीं रही है। यहाँ पे इकोनॉमी और ट्रेड, मतलब इकोनॉमी और मार्केट काफ़ी सुदृढ़ हो गया है, इसलिए इतना भीड़ भी है। और ठीक है, तो उस समय काशी जो है वो रिलीजियन, मतलब धर्म और दर्शन का केंद्र हुआ करती थी उस समय। तो धीरे धीरे तक्षशिला के साथ साथ हमें काशी का भी नाम सुनाई देने लगता है। फिर उसके बाद अब देखिए, काशी का नाम तो पहले से ही उपनिषदों में ही मिलता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये अपने अस्तित्व में आने लगता है। मतलब अब ये था तो पहले से ही, लेकिन हमें मिलने लगता है किसमें, तो इन कथाओं में, रामायण महाभारत में, मतलब इन जो हमारे सोर्सेज हैं उनमें काशी का नाम मिलने लगता है। अगर आप देखें तो अजात शत्रु वगैरह, ठीक है, इन सब का नाम मिलने लगता है काशी के मामले में। ठीक है, जीवक, उनका जो हमारे ऋषभदेव थे, जैन तीर्थंकर, तो उनका नाम मिलने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से काशी का भी नाम धीरे धीरे मिलने लगता है। जब आप और आगे बढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म का आगमन होता है हिंदू धर्म के साथ ही। मतलब हिंदू धर्म तो चल ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म का आगमन होता है। 563 BC में महात्मा बुद्ध का जन्म। ठीक है, अब आप सभी ये जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। महात्मा बुद्ध एक नए धर्म की स्थापना करते हैं, एक नए धर्म को लाते हैं, प्रपोज करते हैं, सभी लोगों को बताते हैं कि भाई सत्य क्या है, 4 आर्य सत्य क्या हैं। ठीक है, मनुष्य क्यों हमेशा दुखी रह रहा है, दुखों से छुटकारा का उपाय क्या है। तो इन सब चीज़ों की बात होने लगती है। धीरे धीरे जो है वो 300 के BC के अराउंड में हमारा
अशोक महान मतलब मौर्य साम्राज्य आता है, ठीक है। थ्री 300 के आसपास मौर्य साम्राज्य आता है। अब उसके बाद देखेंगे तो अशोक, मौर्य साम्राज्य में अशोक जो है, ठीक है, सम्राट अशोक या अशोक महान, ठीक है, इन्होंने मोनास्ट्री का निर्माण कराया है। इसमें सारनाथ में आप देखेंगे तो सारनाथ में कई सारे अशोक के स्तंभ मिल जाएंगे, ठीक है, फिर मठें मिल जाएंगी। तो अशोक क्या करते हैं इस समय 300 अराउंड BC के मौर्य काल में वो निर्माण कराते हैं। अशोक एक बहुत महान राजा हुए। उन्होंने जो है कि बहुत भीषण युद्ध भी लड़ा है, अपने भाइयों को हरा करके और गद्दी पाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इसके नीचे जाएंगे तो उस समय में नालंदा का धीरे धीरे अस्तित्व दिखाई देता है। ये अस्तित्व तो इसी समय महात्मा बुद्ध के काल में ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जब महात्मा बुद्ध थे अपने जीवन में, तो उन्हें लगभग जो 500 भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, महात्मा बुद्ध का जो मतलब महात्मा बुद्ध ने जो रिलीजन दिया, धर्म दिया, बौद्ध धर्म, तो उसमें भिक्षु और भिक्षुणियाँ होती थी, ठीक है। भिक्षु कौन? तो जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे और उस हिसाब से चलते थे। भिक्षुणियाँ वो जो बौद्ध धर्म को अपनाती थी उसके हिसाब से चलती थी, वो भिक्षु भिक्षुणियाँ होती थी, ठीक है। मतलब कुछ विशेष नियम थे भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए। उसके अलावा और भी लोग थे जो लिव इन, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक साथ रहते हुए, पति पत्नी साथ में रहते हुए और बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। तो इस प्रकार से वो भी था, ठीक है। तो 500 भिक्षुओं ने इस नालंदा क्षेत्र को खरीद करके महात्मा बुद्ध को दिया था। 500 भिक्षुओं ने नालंदा क्षेत्र को खरीद करके और महात्मा बुद्ध को दिया था। तो उसी समय नालंदा का अस्तित्व हो गया था, ठीक है। उस समय काफ़ी कुछ था नहीं नालंदा में, केवल सिंपल सा एक कुछ विहार या मठ रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे अशोक ने वहाँ पर मठ का निर्माण कराया, एक मठ का निर्माण करा दिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त सारनाथ में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे अशोक ने बहुत तरह तरह के इंस्क्रिप्शंस और उसके स्तंभ और मठों का वो मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे तो महात्मा बुद्ध ने काशी में, मैंने कहा ना कि धीरे धीरे सोर्सेज से काशी का पता चलने लगता है। तो महात्मा बुद्ध ने काशी में अपना वो दिया था, ठीक है, प्रीचेज दिया था, क्या बोलते हैं उसको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो दिया था, पहला अपना दिया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब आप आएंगे तो मौर्य साम्राज्य में नालंदा में एक मठ का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर उसके नीचे और आगे जाएंगे तो नालंदा में धीरे धीरे गुप्त जो राजा आए, गुप्त राजा, उन्होंने निर्माण कराया, ठीक है। उन्होंने मठों का निर्माण कराया। फिर गढ़वालों ने इसका नालंदा को संरक्षण प्रदान किया, उनका दान पत्र मिलता है हमें, ठीक है। फिर उसके आगे जब आप देखेंगे तो अन्य जब 4th BC के आसपास जाएंगे आप, सॉरी 4th सेंचुरी AD के आसपास जाएंगे आप, तो उस समय धीरे धीरे विक्रमशिला का अस्तित्व आ रहा था। किस समय? 4th सेंचुरी AD। तो उस समय विक्रमशिला अस्तित्व में आ रही थी, ठीक है। धीरे धीरे जब 7th या 8th सेंचुरी AD में ये नालंदा अपने पीक पर था, तब उस समय तक विक्रमशिला भी अपने पीक पर था, धीरे धीरे ये भी बढ़ रहा था। 10th सेंचुरी AD में विक्रमशिला मतलब पूरा बढ़िया से डेवलप कर चुका था, ठीक है। इसके अलावा जब हम देखेंगे तो मतलब हमने चारों का एक देख लिया ओवरव्यू कम से कम कि भाई क्या था, समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं।
और बात करते हैं तक्षशिला की, ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी एजुकेशन था, उसके बाद भी एजुकेशन था, एजुकेशन मरा नहीं है। हाँ, ये था कि जो सेंटर ऑफ एजुकेशन थे ये हायर स्टडीज के लिए सेंटर ऑफ एजुकेशन थे, और ये जो एजुकेशन सेंटर थे वो एक यूनिवर्सिटी के साथ समानता रखते हैं। जो आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटी है उसके साथ समानता रखते हैं कई परिप्रेक्ष्यों में, कई पर्सपेक्टिव्स में। लेकिन हाँ, ये यूनिवर्सिटीज़ मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ के जैसे नहीं थे। हालांकि नालंदा काफ़ी ग्रो कर चुका था, काफ़ी डेवलप हो चुका था मॉडर्न यूनिवर्सिटी के जैसे। विक्रमशिला भी काफ़ी ग्रो किया था, लेकिन तक्षशिला और काशी मॉडर्न यूनिवर्सिटी के साथ समानता रखते थे कुछ कुछ चीज़ों में, और कुछ कुछ चीज़ों में नहीं रखते थे। इसलिए इन्हें तक्षशिला और काशी को सामान्यतः यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया जाता है। नालंदा और विक्रमशिला को सामान्य रूप से यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन्हें एजुकेशन सेंटर ऑफ एजुकेशन कह के पुकारा जाता है। सेंटर ऑफ एजुकेशन तक्षशिला, सेंटर ऑफ एजुकेशन काशी, सेंटर ऑफ एजुकेशन नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब धीरे धीरे हम जब बात करते हैं तक्षशिला के बारे में, तो एक अराउंड हम पीरियड लेके चलते हैं, ठीक है। पीरियड लेके चलते हैं और देखिए तक्षशिला की बात कर रहे हैं हम ना, तो तक्षशिला हमारा 8th सेंचुरी BC में ही काफ़ी डेवलप कर चुका था और ये विख्यात हो गया था। क्यों विख्यात हो गया था? तो सेंटर ऑफ एजुकेशन के रूप में जब आप देखेंगे पाणिनि को, महर्षि पाणिनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना करी है, कौन सी व्याकरण, उसका क्या नाम है, तो अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना की है, वो यहीं के पढ़े थे, तक्षशिला के ही पढ़े थे। अगर आप बात करें मौर्य साम्राज्य के समय के चाणक्य की, तो उन्होंने भी यहीं से पढ़ाई की थी, ठीक है। उसके अलावा जब आप बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बढ़िया सी मतलब राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की, जो कि जीवक थे, तो उन्होंने भी तक्षशिला से ही पढ़ाई करी है, ठीक है। अगर इसके आगे आप और जाएंगे तो आपको कई राजा जो है वो मिल जाएंगे, या फिर कई राजकुमार जो है वो मिल जाएंगे जो तक्षशिला पढ़ने गए थे, ठीक है। तो हम 8th सेंचुरी BC के बारे में देखते हैं। 8th सेंचुरी BC से लगभग 7th सेंचुरी BC में तक्षशिला सेंटर ऑफ एजुकेशन के लिए फेमस हो चुका था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब यहाँ पे 6th सेंचुरी BC आया, 6th सेंचुरी BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो 6th सेंचुरी BC आया, तो उस समय ये घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, ये बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा है, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे 6th सेंचुरी BC में तक्षशिला का थोड़ा सा महत्व कम हुआ। धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो जितना भी नॉर्थ, जैसे भारत है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ और वेस्ट के ओर पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि तक्षशिला आखिर लोकेटेड कहाँ था, तक्षशिला था कहाँ। तो आज का जो पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान का जो गांधार क्षेत्र है, मतलब फिलहाल पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में तक्षशिला था, ठीक है। आज भी अगर आप देखेंगे तो कई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के माध्यम से पता चला है कि वहाँ पे मोनास्ट्री एक मिली है, मोनास्ट्री भी मिली है और कुछ साक्ष्य मिले हैं तक्षशिला के सेंटर ऑफ एजुकेशन होने के, ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे तो तक्षशिला का आपने फिजिकल सेंटर, फिजिकल वो देख लिया, ठीक है, कहाँ पे ये था। आप देखते हैं जैसे ही 6th सेंचुरी BC में आते हैं तो नॉर्थ, हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं इस टॉपिक में,
तक्षशिला को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक में तक्षशिला को लेकर चल रहे हैं और मेनली हम लोग इसी को पढ़ेंगे। काशी को, नालंदा को, विक्रमशिला को, इनको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने केवल आपको रिलेट करने के लिए बताया था। बाकी अब शुरू हो रहा है तक्षशिला के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। नॉर्थ वेस्ट में जब आप देखेंगे तो इधर साइड में तक्षशिला लोकेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान भी इधर है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला लोकेटेड है। अब यहाँ पे उस समय तक्षशिला बर्बाद हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडो ग्रीक्स जो है वो हमला करते हैं, ठीक है, आते हैं। फिर आप जब देखेंगे तो इंडो ग्रीक्स से भी पहले पहलव, शक, मतलब हुड, इसके बाद हुड इत्यादि सब आते गए। 4th सेंचुरी एडी के आसपास हुड आए, शक आए 1st सेंचुरी एडी के आसपास, ठीक है, ये भी 1st सेंचुरी एडी के आसपास आए। फिर पहलव देखेंगे तो इनसे पहले थोड़ा सा, ठीक है। तो धीरे 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 इनका ह्रास हुआ। तो ये चला कहाँ से कहाँ तक ले? 8th सेंचुरी बीसी से या 7th सेंचुरी बीसी से लेकर के लगभग 1st सेंचुरी एडी तक, ठीक है, ये यहाँ पे चला। 4th सेंचुरी एडी में क्या हुआ था कि जब हुड आए, हुड, जैसा कि आप नाम सुने होंगे, हुड इन्वेजन, हुडाज इन्वेजन, ठीक है। तो जब वो आए तो यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिए वो, तब सब कुछ तहस नहस हो गया। और इस वजह से जो है कि बहुत कम हमको साक्ष्य मिलते हैं, और इन्हीं के वजह से कुछ ने तो छोड़ रखा था। इससे पहले के जो भी इन्वेजन हुए थे उनमें कुछ कुछ छूटा तो था, लेकिन हुडों ने पूरा बर्बाद करके रख दिया। तो हम मानते हैं कि 7th सेंचुरी बीसी से लेकर के 1st सेंचुरी एडी तक ये चला था तक्षशिला का कार्यक्रम। तक्षशिला में अध्ययन अध्यापन का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से चला था। अब आगे देखते हैं। मैंने पहले बता दिया कि तक्षशिला के लिए जो सोर्सेज हमें मिलते हैं वो मैक्सिमम जातक से मिलते हैं, ठीक है, अधिकतम जातक कथाओं से मिलते हैं। जातक कथाओं से मिलते हैं। हमें रामायण में एक और इसका वर्णन मिलता है तक्षशिला का, कि रामायण में जो भरत हैं, ठीक है, भरत, राजा भरत, वो यहाँ के राजा हुआ करते थे, ठीक है, गांधार के, तक्षशिला के राजा हुआ करते थे। और ये कभी उस जमाने में गांधार का जो है कि कैपिटल हुआ करता था, गांधार क्षेत्र का कैपिटल, गांधार प्रोविंस का कैपिटल हुआ करता था। भरत, राजा भरत जो है वो तक्षशिला को, गांधार क्षेत्र को बसाए थे। लेकिन उसके बाद जब राजा तक्ष आए, मतलब उनके उत्तराधिकारी, प्रिंस तक्ष, तक्ष आए तो उन्होंने यहाँ पे राज किया, ठीक है, और उन्होंने तक्षशिला को डेवलप किया। तो इसलिए उनके नाम पर इस क्षेत्र का क्या नाम पड़ गया? तक्षशिला। क्या नाम पड़ा? तक्षशिला। ऐसा हम लोग को उसमें रामायण में वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त जब आप देखेंगे तो जातक कथाओं में वर्णन मिलता ही है। मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा कि जातक कथाओं में किस किस प्रकार से वर्णन मिलता है। फिर जब आप देखेंगे तो महाभारत में वर्णन मिलता है कि जो हमारे क्या नाम था, नाम याद नहीं आ रहा उनका। उन्होंने नाग यज्ञ करवाया था, ठीक है, नाम आते ही मैं बता देता हूँ आपको। तो महाभारत के अनुसार यहाँ पे तक्षशिला में नाग यज्ञ यहीं पे संपन्न हुआ था। क्या नाम था,
तो जन्मेजय का नाग यज्ञ यहीं पे संपन्न हुआ था। कहाँ पे? तो तक्षशिला में। तक्षशिला में जन्मेजय का नाग यज्ञ, ऐसा वर्णन मिलता है हमें महाभारत से। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे तो जब पुरु और उधर अलेक्जेंडर की लड़ाई होती है, पोरस की और अलेक्जेंडर की लड़ाई होती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में। तो उस समय जब आप देखेंगे तो अलेक्जेंडर का फिलोसफर्स के साथ वार्तालाप या यूँ कहिए डायलॉग्स, ये सब क्या है, फेमस है। उस समय फिलॉसफी के नाम पर फिलोसफर्स के लिए जाना जाता था ये तक्षशिला, ठीक है। आप देखेंगे तो अलेक्जेंडर का फिलोसफर्स के साथ वार्तालाप भी बहुत फेमस है, ठीक है। उसके जो क्या बोलते हैं, जो सेना अधिकारी थे, उनका फिलोसफर्स के साथ वार्तालाप जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो सिद्ध होता है कि तक्षशिला में उस समय तक एजुकेशन था, एजुकेशन सेंटर ऑफ एजुकेशन था, और एक बहुत ही विकसित मात्रा में था। तक्षशिला में जातकों से ये पता चलता है, ठीक है, जातकों से ये पता चलता है कि तक्षशिला एक नगर के रूप में विकसित हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे लोग पढ़ने जाते थे। कहाँ से पढ़ने जाते थे? तो तक्षशिला में लोग काशी से, ठीक है, फिर काशी के अलावा आप देखेंगे तो बिहार प्रांत से, बिहार क्षेत्र से बहुत लोग जाते थे। फिर कोसल से जाते थे, ठीक है, कोसल से हो गया, और मतलब नॉर्थ इंडिया से, नॉर्दर्न ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट और नॉर्थ क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे, एजुकेशन ग्रहण करने वाले थे और शिक्षार्थी थे, वो जाते थे, शिष्य थे, वो यहाँ पर पढ़ाई करने जाते थे, तक्षशिला में पढ़ने जाते थे। तक्षशिला में पढ़ने क्या जाते थे? पहले तो ये हम जान लें कि तक्षशिला में जो भी शिक्षार्थी जाते थे, उनकी एज 17 से 18 वर्ष होती थी। उनकी एज कितनी होती थी? 17 से 18 वर्ष। कितनी होती थी? 17 से 18 वर्ष। जो भी शिक्षार्थी जाते थे वो वहाँ जा कर के क्या पढ़ते थे? तो वो शिक्षा के लिए वो वहाँ जाते थे, और 18 सिपाज, उनको सिपाज भी बोलते हैं, ठीक है, 18 शिल्प, ठीक है, सिपाज, 18 शिल्प, 3 वेद, और इसके अतिरिक्त वो अन्य चीज़ें भी सीखते थे। 18 सिपाज में क्या क्या सम्मिलित था? तो आप धनुर्वेद से लेकर के, मतलब धनुर्विद्या से लेकर के हस्ती विद्या, ठीक है, सांप को वश में करना, वशीकरण, ठीक है, ये था। फिर इंद्रजाल पढ़ना। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो धनुर्विद्या के अलावा आप देखेंगे तो कला के क्षेत्र में, जैसे कि चित्रकारी, ये सीखना, अथवा आप देखेंगे तो एक होता है ना मुनीमी, ठीक है, मुनीमी, तो मुनीमी सीखना। मुनीमी क्या होता है भाई? मुनीमी आप अकाउंटेंसी, ठीक है, ये सीखना। इसके अतिरिक्त जब आप देखेंगे तो और भी मिलता है। मुनीमी के अलावा मुनीमी के अतिरिक्त पॉटरी वगैरह ये भी बनाना, ठीक है, ये सब भी जानना। फिशिंग कैसे करते हैं ये सीखना, ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में सीखना, ठीक है, और अन्य और भी इसी प्रकार से कई सारी विद्याएं थी। ये विद्याएं यहाँ पे दी जाती थी, ठीक है, और अन्य क्षेत्रों से, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट एरिया से जो राजकुमार थे वो यहाँ पर आकर के पढ़ते थे। एक जातक में ऐसा वर्णन है कि यहाँ के एक
जो अध्यापक हैं, आचार्य हैं, उनके पास 103 शिक्षार्थी थे, धनुर्विद्या सीखने गए थे। 103 शिक्षार्थी धनुर्विद्या सीखने गए थे और वो एक साथ सीखते थे इनके साथ। तो ये तो तय है कि 103 विद्यार्थियों को यदि कोई व्यक्ति धनुर्विद्या सिखा रहा है या फिर कोई आचार्य सिखा रहे हैं तो वो अकेले तो सिखाएंगे नहीं, कुछ न कुछ किसी न किसी को साथ में रखेंगे। और इस प्रकार से ऐसा वर्णन मिलता है कि तक्षशिला में भी एजुकेशन बहुत हद तक डेवलप कर चुका था। ठीक है, जो भी शिक्षार्थी जाते थे अन्य अन्य क्षेत्रों से, वो अपने गुरु का घर होता था या फिर एरिया होता था, क्षेत्र होता था, या मड़ई होती थी, या यूँ कहिए कि डेरा होता था, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, तो वहाँ पर रह करके या फिर उनके घर में रह करके, उनके साथ रह करके वो शिक्षार्थी, वो शिष्य शिक्षा ग्रहण करता था, शिल्पों को सीखता था। ठीक है, स्किल्स को सीखता था वो शिक्षार्थी। इसके अतिरिक्त जो शिक्षार्थी है वो गुरु के कार्यों में हाथ बटाता था। ठीक है, उनका कहना मानता था, गुरु एक नियम, मतलब उनके गुरु के साथ रहने का एक प्रॉपर नियम था, अनुशासन था। ठीक है, शिक्षा पढ़ लेने के बाद कोई डिग्री नहीं मिलती थी, देयर वॉज नो डिग्री, मतलब डिग्री और या फिर यूँ कहिए कि आप किसी उपाधि के लिए वो पढ़ाई करने नहीं जाते थे। जो भी स्टूडेंट्स जाते थे वो पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते थे, वो क्या करने जाते थे, स्किल सीखने के लिए जाते थे, पढ़ाई करने के लिए जाते थे, लेकिन वो डिग्री के लिए नहीं जाते थे। वहाँ पे डिग्री का कोई प्रावधान नहीं था, वो स्किल सीखते थे, उसमें पारंगत होते थे। आचार्य को दक्षिणा स्वरूप 1 सहस्र करशापड़ देते थे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 1 सहस्र करशापड़। प्रत्येक विद्यार्थी वहाँ पर अपने अध्यापक को, अपने गुरु को 1 सहस्र करशापड़ देता था। ठीक है, दक्षिणा स्वरूप। और इस प्रकार से उनका कार्यभार चलता था, उनका व्यय चलता था। इसके अतिरिक्त जब तक वो डिग्री के लिए नहीं जाते थे, वो क्या जाते थे, स्वांतः सुखाय के लिए जाते थे, स्किल सीखने के लिए जाते थे। जब सीख लेते थे तो जो भी पुअर छात्र थे, मतलब गरीब छात्र थे, जो पैसा नहीं दे सकते थे, मतलब करशापड़ नहीं दे सकते थे, 1 सहस्र करशापड़, तो वो क्या करते थे, वो उस गुरु को ये कह के लौटते थे कि हाँ, हम आपका धन चुका देंगे। और या फिर वहीं पर कार्य करके और 1 सहस्र करशापड़ जब जुटा लेते थे तो उन्हें दक्षिणा स्वरूप देते थे। ठीक है, क्योंकि ये दक्षिणा थी और ऐसा विधान था कि दक्षिणा सबको देना अनिवार्य, मतलब अनिवार्य तो नहीं था, सबको देना अनिवार्य नहीं था, लेकिन हाँ, जो चाहता था वो देता था दक्षिणा। जो पुअर छात्र थे, गरीब छात्र, उनको समाज की ओर से और राज्य की ओर से, राज्य की ओर से सहायता प्रदान की जाती थी ताकि वो अपने स्थिति को सुदृढ़ करें और पढ़ाई में अव्वल आएं, मतलब पढ़ाई में अच्छे कर सकें। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब आप देखेंगे तो वहाँ पर शिक्षा का कोई वो नहीं था। जैसे कि ये था ना कि जाति व्यवस्था थी उस समय, वर्ण व्यवस्था थी उस समय। ठीक है, वर्णाश्रम व्यवस्था थी उस समय, किंतु हर जाति को या फिर हर वर्ण को, या यूँ कहिए कि अब मैं हर वर्ण तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक जातक से पता चलता है कि मछुआरों को और इसके अतिरिक्त जो कपड़ा बुनने वाले थे, मतलब कपड़ा सिलने वाले थे, उन सबको भी शिक्षा का अधिकार था। वो सब भी अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते थे और उसके हिसाब से टीचर्स से, आचार्य से, गुरु से पढ़ाई कर सकते थे, पढ़ सकते थे। अच्छा हाँ, एक और मेन पॉइंट, तक्षशिला में जो भी शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने जाते थे, शिल्प सीखने जाते थे, वो अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से चूज कर सकते थे कि वो क्या पढ़ेंगे, उन्हें क्या पढ़ना है।
उन्हें कौन सा शिल्प सीखना है, ठीक है। तो ये चूज करने का ऑप्शन था। जो व्यक्ति जो आचार्य जिस शिक्षा में या जिस विद्या में पारंगत होता था वो उस शिक्षा को पढ़ाता था, उस वैसी शिक्षा देता था। जैसे कोई टीचर धनुर्विद्या में पारंगत है तो वो धनुर्विद्या दे रहा है सभी आचार्यों, सभी शिक्षकों को, सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, सभी शिष्यों को धनुर्विद्या दे रहा है। इसके अतिरिक्त यदि वो अन्य विद्याओं में निपुण है तो वो अन्य विद्याओं की शिक्षा भी दे रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति, एक शिक्षक जो है, जब छात्र वहां पे जाते थे तो वो एक से अधिक शिक्षकों से भी या गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ऐसा भी नियम था, ठीक है। इसके अतिरिक्त वहां पर जो भी व्यक्ति जाता था, जो भी स्टूडेंट जाता था, जो भी छात्र जाता था, उसको अपना पढ़ाई पूरा करने में 7 से 8 वर्ष लग जाते थे, ठीक है। ऐसा A.S. अल्तेकर का मानना है कि 7 से 8 वर्ष तो लग ही जाते थे। जैसे जीवक को, जो आयुर्वेद के और शल्य चिकित्सा के बहुत बड़े ज्ञानी हुए, उनको भी 7 वर्ष लगे थे। वहाँ पे वो भी 7 वर्ष तक शल्य चिकित्सा और इसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में शिक्षा ग्रहण किए थे, ठीक है। तो 7 से 8 वर्ष लग ही जाते थे, अराउंड इसी के आसपास। और उसके अतिरिक्त जब आप देखेंगे तो जो भी छात्र अपने क्षेत्रों से, अपने नेटिव प्लेसेस से या अपने राज्य से, अपने घर से इन इंस्टीट्यूशंस के लिए निकलते थे, जब वो अपनी शिक्षा पूरी करके आते थे 7-8 वर्षों के बाद, तो उनके माता पिता उत्सव मनाते थे। क्यों उत्सव मनाते थे? क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन का या फिर संचार व्यवस्था का या ट्रांसपोर्टेशन का उतना बढ़िया माध्यम नहीं था। लूटपाट होता रहता था, ठीक है। रास्ते में कोई ऐसा गुट या दल मिल गया जो मार करके छीन लिया, पोटली छीन ली, धन छीन लिया, ठीक है। तो ऐसा होता रहता था। इसलिए लोग गुट में जाया करते थे, ठीक है। और जो बच्चे बच जाते थे, मतलब जो छात्र बच बचा करके घर आ जाते थे, तो उनको देख करके माता पिता प्रसन्न होते थे और उत्सव मनाते थे, ठीक है। ऐसा भी था। इसके अतिरिक्त जब आप देखेंगे, ये तो हो गया पूरा एजुकेशन व्यवस्था। हाँ, एक और चीज, इस तक्षशिला क्षेत्र में कोई विशेष प्रकार का भवन या फिर यूं कहिए कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं थे, ऐसा तो था नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी शिक्षा का एक समुचित व्यवस्था था, ठीक है। शिक्षा लोग ग्रहण करते थे। फिर भी ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ था ही नहीं। जिस प्रकार के उस समय घर थे वो थे ही। जैसे कि आप अभी देख लें, अगर नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा में उन्होंने बनवाया ना, अशोक ने मठ का निर्माण करवाया था ना, मोनास्ट्री का। तो उससे पहले थोड़ा सा और जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ था ही नहीं। हाँ, उन लोग को बनाना तो आता ही था कि घर कैसे बनेगा, लेकिन हाँ ये नहीं था कि 2 तले या 3 तले या 4 तले की घर होती थी या बिल्डिंग्स होती थी जिनमें एजुकेशन दिया जाता हो, ठीक है। ऐसा कोई था नहीं। ये था कि कई टीचर्स एक साथ संगठित होकर के शिक्षा नहीं देते थे, टीचर्स पर्टिकुलर रूप में शिक्षा देते थे, ठीक है। ये भी जान लीजिए आप। अब हम इतना शिक्षा के बारे में जान लिए। इसके अतिरिक्त जब हम देखते हैं तो आखिर यहाँ से जो शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करके गए वो अपने अपने फील्ड में क्या किए, तभी तो पता चलेगा कि भाई इस तक्षशिला सेंटर का क्या महत्व रहा इस भारत के जो है कि शिक्षा व्यवस्था में, तभी तो पता चलेगा। तो देखिए, हम इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटा करके। तो देखिए, तो जो भी यहाँ से विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करके निकले, जैसे कि मैं अगर नाम ले लूँ महर्षि पाणिनि का, ठीक है,
महर्षि पाणिनि का नाम ले लिया जाए, पाणिनि ऐसा लिखा जाता है, या आप जीवक का ले लें नाम, ठीक है, आचार्य जीवक या विद्वान जीवक कह लें, या अर्थशास्त्र के प्रणेता आपको पता ही है कौटिल्य पंडित, कौटिल्य या फिर चाणक्य, इनका नाम तो कौन नहीं जानता होगा। इसके अतिरिक्त जब आप पतंजलि की नाम, पतंजलि जो भाष्यकार हैं, ठीक है, महर्षि पतंजलि, और जिन्होंने जो भाष्यकार भी हैं, योग शास्त्र के प्रणेता भी रह चुके हैं, ये सभी तक्षशिला से पढ़े थे। ये सभी कहाँ से पढ़े थे? तक्षशिला से पढ़े थे। ऐसे अन्य और भी सारे विद्वान हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जिनको आप देख सकते हैं। महर्षि पाणिनि आपको पता ही है अपने क्षेत्र में, किसमें? संस्कृत में इनसे बढ़िया आज तक कोई व्याकरण नहीं लिखा है। आज तक इनकी अष्टाध्यायी को हम पढ़ते आ रहे हैं, और इनकी अष्टाध्यायी को आप जानते ही हैं, जैसा कि मैंने पढ़ाया है संस्कृत, आप उनमें देख सकते हैं। इनकी अष्टाध्यायी का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। जीवक, इनके बारे में मैंने अभी बताया कि वो उसके आयुर्वेद के और शल्य चिकित्सा के बहुत बड़े विद्वान हुए, ठीक है। कौटिल्य पंडित अर्थशास्त्र, ये पॉलिटी के, ठीक है, राजनीति के और साथ ही में इकोनॉमिक्स के बहुत ही बढ़िया। देखिए, अर्थशास्त्र से मतलब, अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो इकोनॉमिक के बारे में बताता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल बुक है, ठीक है, जो कि कौटिल्य, आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। महर्षि पतंजलि, इनके बारे में कौन नहीं जानता? पतंजलि जी का योग सूत्र, ठीक है, इसके बारे में फिर उन्होंने भाष्यकार की रचना की, जो कि फिर से त्रिमुनियों में अगर आप बात करें, महर्षि पतंजलि, पाणिनि और उनकी एक और थे ना आचार्य, उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो इन त्रिमुनियों में इनका नाम आता है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो लगभग तो सब कुछ समाप्त हो चुका है, ठीक है। इनका आप देख ही सकते हैं कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। समाज में पाणिनि जी ने जो कार्य किया, जीवक जी ने जो कार्य किया, कौटिल्य जी ने जो, कौटिल्य जब यहाँ से पढ़ के निकले तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य के स्थापना में बहुत ही बड़ा योगदान दिया, और उनकी बदौलत, केवल उनकी बदौलत नहीं, लेकिन फिर भी उनका जो योगदान है वो आप देख ही सकते हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन ग्रहण करते हैं तो उनका जब क्षेत्र विस्तार आप देखेंगे, या फिर उनके राज्य में जो व्यवस्थाएं हुई, जो परिवर्तन हुए, जो नए शासन की व्यवस्थाएं निकली, जो समाज में व्यवस्था करने का जो नया तरीका निकला, नए तरीके उत्पन्न हुए, और तो वो कहीं छुपा नहीं है, किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब आप महर्षि पतंजलि की बात करते हैं तो ये भी आज किसी से छुपा नहीं है, और महर्षि पाणिनि की बात करते हैं तो ये भी आज किसी से छुपा नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है। जो भी छूटा होगा उसका हम बताएंगे, उसका हम आपका वो करेंगे, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जो भी छूटा होगा, जो भी तथ्य छूटा होगा, उसको मैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। और आप इसमें यदि कोई गलत देखते हैं, कुछ गलत आपको दिखता है, या फिर कुछ त्रुटि मेरे से रह गई है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं उसको अगले लेक्चर में सुधार सकूं। और जो भी सुझाव देना हो वो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दें। बाकी का वीडियो हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी का पढ़ाई अगले 4 लेक्चर या 3 लेक्चर और आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम और भी बहुत सारा जानेंगे। हालांकि हमें क्या है ना, हमें सोर्सेज से बहुत कम सोर्स मिलते हैं।
हमें सोर्स ही बहुत कम मिलते हैं। तक्षशिला के बारे में मैक्सिमम चीज़ें हमें जातक कथाओं से ही पता चलती हैं। जातक कथाओं से पता चलता है कि एक ब्राह्मण, काशी के एक ब्राह्मण ने अपने पुत्र को धनुर्विद्या सीखने के लिए तक्षशिला भेजा था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त तो और भी चीज़ मिलता है, ठीक है। तो हमें जो भी चीज़ मिलता है वो मैक्सिमम जातक कथाओं से ही मिलता है। वो तो थोड़ा बहुत निर्देश हो गया है रामायण और महाभारत में, लेकिन मैक्सिमम हम लोग को जातक कथाओं से ही मिलता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग के पास साक्ष्य होता या फिर कोई लिटरेरी सोर्स और भी होता जातक कथाओं के अतिरिक्त भी, तो हमें निसंदेह बहुत कुछ मालूम चलता। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ से महर्षि पाणिनि जैसे महान विद्वान उत्पन्न हो सकते हैं, जहाँ से कौटिल्य जैसे महान विद्वान उत्पन्न हो सकते हैं, तो वो क्षेत्र सामान्य नहीं रहा होगा, है कि नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो क्षेत्र सामान्य नहीं रहा होगा। और उस समय यदि बात किया जाए 7th सेंचुरी AD 7th सेंचुरी BC के आसपास, तो उस समय यही एक इंस्टीट्यूशन था जो सेंटर ऑफ एजुकेशन के मामले में हायर स्टडीज़ के लिए सबसे फेमस था, ठीक है। चारों ओर से शिक्षार्थी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ऐसा नहीं है कि फॉरेन से शिक्षार्थी ग्रहण करने ना आए, लेकिन आए, वो भी आए थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने कवर करना भूल गया कि इसका ये डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। तो शक, हूण, इन सब का जब आक्रमण हुआ तो इंडो ग्रीक्स ने जब आक्रमण किया, इंडो ग्रीक्स कौन, तो वही आप इंडो बैक्टीरिया को ले ले, बैक्टीरियाई क्षेत्र को, बैक्टीरियाई समाज को या बैक्टीरियाई शासकों को ले लें। तो जब उन्होंने आक्रमण किया और यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था स्थापित करी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो खरोष्ठी लिपि थी या अखाइमेनियन स्क्रिप्ट, ठीक है, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे व्यवस्थित होने लगी। जो यहाँ की स्क्रिप्ट थी वो प्रतिस्थापित होने लगी, लेकिन उतना प्रभाव फिर भी नहीं पड़ा। फिर भी जो टीचर्स यहाँ के थे उस समय पॉलिटिक्स में या फिर शासन व्यवस्था में या प्रशासनिक सेवाओं में अथवा उस शासन, मतलब जैसे कि अपने स्टूडेंट्स को वहाँ नौकरी दिलाने के लिए, मतलब शासक तो कोई और था, तो उस शासक के क्षेत्र में या उस शासक के राज्य में सरकारी नौकरी दिलाने के लिए इस लैंग्वेज को पढ़ाना प्रारंभ कर दिए थे कुछ टीचर्स, ठीक है। और पढ़ाते भी थे, लिटरेचर्स भी पढ़ाते थे। तो ऐसा हमें प्रभाव मिला, ठीक है। धीरे धीरे ये आक्रमणों के ही फलस्वरूप तक्षशिला का जो है कि तक्षशिला अपनी बर्बादी की ओर पहुंचा। अगर आक्रमण नहीं हुए होते और इनका प्रभाव नहीं हुआ होता तो तक्षशिला निसंदेह नालंदा से भी बहुत अच्छा और बहुत उच्च संस्थान बन करके उभरा होता। हालांकि मुस्लिम इन्वेजन से लेकर के और इन शक हूड़ इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो वो कौन थे, इंडो इरानियन तो नहीं, शाक्य कह रहा हूँ, सीथियंस का भी आक्रमण हुआ इसमें, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और था, पर्सियंस का भी आक्रमण हुआ यहाँ पे। तो इसलिए जो है कि ये बर्बाद हुआ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार और प्रयास करके देखिए, एक बार और पढ़ के देखिए, ठीक है। और जो भी मैंने यहाँ पे बोला है, जो भी फैक्ट बोले हैं, उन सबको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये सभी फैक्ट हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि हाँ कुछ वो कर रहे हैं, इसमें कुछ नोट न करने की चीज़ है, नहीं, सब कुछ फैक्ट है। और इसको आप नोट करिए और किताब सामने रखिए ताकि समझ में आए सब कुछ। बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जयतु भारतम, जयतु भारतस्य संस्कृति, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।